हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फंक्शनली डिसफंक्शनल। और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द बेसिक मैथमेटिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हर लेक्चर की तरह हम आज के लेक्चर की भी शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगाएगा कि हम इसे फिजिक्स में पढ़ क्यों रहे हैं। अब स्क्रीन पे देखो, मैंने यहाँ एक डॉट ड्रॉ किया है। अब बताओ मुझे कि ये डॉट कहाँ है। तुम कहोगे स्क्रीन के बीच में, या थोड़ा ऊपर, या फिर थोड़ा लेफ्ट, या फिर रफली किसी सेंटर में। लेकिन ये सब अप्रोक्सीमेट डिस्क्रिप्शंस हैं और ये वेग हैं, ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शंस नहीं है। अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं फिजिक्स में। अब सोचो, अगर ये डॉट एक पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई प्रोजेक्टाइल है जिसे तुम ट्रैक करना चाह रहे हो, या कोई स्पेसशिप है जिसे तुम्हें कैलकुलेट करके लैंड कराना है कहीं पे, तो रफली सेंटर में ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तुम्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो एग्जैक्ट हो, जो मैथमेटिकल भी हो और यूनिवर्सल भी हो। मैथमेटिकल एंड यूनिवर्सल बोथ। तो फिजिक्स ने क्या किया, उन्होंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक ग्रिड, और उन्होंने कहा हम हर पॉइंट की पोजीशन को दो नंबर से डिस्क्राइब कर देंगे, बस दो नंबर्स की हेल्प से। और पूरी ज्योमेट्री, पूरा मोशन, पूरे वेक्टर, सब कुछ इन्हीं दो नंबर्स के ऊपर खड़ा है। आज की इस लेक्चर की फाउंडेशन इसी बारे में है। लेकिन अब ये सिर्फ एक मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर तो फिजिक्स के लिए है। इसीलिए आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि फिजिसिस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपनी लैंग्वेज की तरह यूज क्यों करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाज इन्वेंटेड, ये हम जानते हैं। सपोज दिस इज अ रोड एंड अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड, ओके। सेकेंड सिनेरियो हम ले सकते हैं एक बॉल का, विच इज हाई अप इन द एयर। दिस इज बॉल। एंड थर्ड मेरे पास ये है, कोई भी अगर मेरे पास सिटी का मैप है, दिस इज द मैप ऑफ एनी सिटी। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास ये जो सिटी का मैप है, तो अपने दोस्त को बता रहे हो मेरा घर मार्केट के पास है। तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कौन सा मार्केट, कहाँ से नियर, एंड यू से दैट इट इज समवेयर इन द नॉर्थ ईस्ट, ओके। अब इतनी बात सुन के तो दोस्त कंफ्यूज हो जाएगा ना। प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज प्रिसाइज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट कितना ये भी तो बताओ ना, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बट इन विच डायरेक्शन एग्जैक्टली, हमें ये भी पता होना चाहिए। अब सोचो हिस्टोरिकली, ग्रीक मैथमेटिशियंस जो थे हमारे पास, जैसे यूक्लिड, पाइथागोरस, ये सब ज्योमेट्री का यूज करते थे, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एंगल्स। लेकिन उनका ज्योमेट्री सिर्फ शेप्स के बारे में नहीं था, नंबर से कनेक्टेड ही था। ज्योमेट्री is equal to shapes on one side, okay, and algebra is equal to number। अब दोनों एक दूसरे से अलग थे सेंचुरीज तक। फिर क्या हुआ, 17th सेंचुरी में हमारे पास आए एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, उनका नाम था रेने डिस्कार्ट्स। कहते हैं एक बार ये बीमार थे एंड ये बेड पे लेटे हुए थे। उन्होंने सीलिंग पर एक मकड़ी को देखा और मकड़ी चल रही थी। उन्होंने सोचा मैं इस मकड़ी की पोजीशन को नंबर से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, अगर सीलिंग पे मैं दो फिक्स्ड पॉइंट्स ले लूं और दो फिक्स्ड लाइंस खींच दूं, एक हॉरिजॉन्टल होगी उसमें से और दूसरी होगी वर्टिकल, तो मकड़ी की पोजीशन को हम सिर्फ दो नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये हो गई मेरी सीलिंग, ये है, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूं, ये एक वर्टिकल लाइन है, एंड दिस इज समवेयर माय स्पाइडर, तो इसकी पोजीशन को मैं दो नंबर से डिस्क्राइब कर सकती हूँ।
अब ये था ब्रेक थ्रू ज्योमेट्री और अलजेब्रा का एक साथ। और फिजिक्स के लिए ये रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि देखो फिजिक्स में तुम सिर्फ शेप्स डिस्क्राइब नहीं करते, तुम मोशन डिस्क्राइब करते हो, पोजीशंस डिस्क्राइब करते हो, तुम चेंज डिस्क्राइब करते हो। और ये सब करने के लिए तुम्हें एक सिस्टम चाहिए जहां ज्योमेट्री और नंबर्स दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बोथ ज्योमेट्री एंड नंबर्स वर्क टुगेदर। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये कि एक नंबर काफी नहीं होता क्या? क्या हम सिर्फ एक नंबर से पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते? सोचो। अब मैं आपको बताती हूँ, एक नंबर से सिर्फ एक लाइन पर पोजीशन मिलती है ना? काफी स्टूडेंट्स का आंसर ये होगा, पर मैं बिल्कुल सही, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है कि एक नंबर आपको सिर्फ एक लाइन पर पोजीशन देगा। पर जैसे रूलर पे 5 सेंटीमीटर का मतलब एक पॉइंट ऑन दैट लाइन है, लेकिन देखो 2D प्लेन में क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस पर तुम्हें दो इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना लेफ्ट कितना राइट, और कितना अप और कितना डाउन, कितना राइट या फिर कितना लेफ्ट, कितना अप या फिर कितना डाउन। इसीलिए दो नंबर्स, इसी वजह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो एक्सेस होती हैं। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद एंगल से काम चल जाएगा, एक नंबर is equal to angle. Many students think that one number is equal to angle. लेकिन एंगल भी इनकम्प्लीट है, एंगल प्लस डिस्टेंस हमें दोनों चाहिए, दो नंबर्स फिर भी लगेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको? अब हम सीखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इसको एक्चुअली में बनाते हैं, ठीक है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ी टेढ़ी बन गई। अब ये है मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? इस एरो की डायरेक्शन देखो राइट वर्ड है, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस एरो की डायरेक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचू इसमें, जो कि है ये मेरी y एक्सिस है, ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, और अगर मैं नीचे जाऊंगी आई विल बी इन द नेगेटिव y एक्सिस। और यहाँ जहां दोनों लाइंस मेरी मिल रही हैं, ये एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। हम इसे O से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ओरिजिन मतलब यहाँ से सारी मेजरमेंट्स शुरू होती हैं। लिख भी देते हैं, ऑल मेजरमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसके ऊपर कुछ प्लॉट करके दिखाऊं, मैं एक पॉइंट ले लूं 3,2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, एंड इधर भी हम अपने मार्किंग्स कर लेते हैं 2, 3, 4। मैं फर्स्ट पॉइंट ले रही हूँ 3,2, तो 3,2 ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 3,2। लेट दिस पॉइंट बी ए। अगर मैं बात करूं 2,3 की, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट, विच इज 2,3। तो कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम है, विच मीन्स दे थिंक दैट 2,3 इज इक्वल टू 3,2। ये गलत है, ये एक पॉइंट नहीं है। और देखो मैंने ये आपको प्लॉट करके भी दिखा दिया, स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है? तो इस चीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब हम सीखते हैं अपने क्वाड्रेंट्स के बारे में। ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4 पार्ट। अब ये इस पूरे कार्टेशियन प्लेन का 1/4 पार्ट ही है। दिस इज माई प्लस एक्स डायरेक्शन, दिस इज माई माइनस एक्स डायरेक्शन, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे ये जानना है कि जो मेरी एक्स डायरेक्शन, एक्स, ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें मेरे कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब अगर मैं इतने ही अपने प्लेन को इमेजिन करूं,
यानी कि अपना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और जो मेरा y है उसकी वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इन दोनों की जो वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट्स की पॉजिटिव होगी। मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पॉजिटिव है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। थर्ड वाले में दोनों ही नेगेटिव हैं अगर मैं ध्यान से देखूं तो। फोर्थ वाले में x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब साइंस चेंज क्यों होते हैं क्वाड्रेंट्स में? क्या ये सिर्फ कन्वेंशन है या फिर इसका कोई डीपर रीजन है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा। तो लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ कोई कन्वेंशन नहीं है, इसका फिजिकल मीनिंग है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तुमने डिफाइन कर दी है ऑलरेडी राइट वर्ड की तरफ को, है ना? तो जब भी पॉइंट राइट ऑफ ओरिजिन है उसका एक्स पॉजिटिव होगा नेचुरली। अब तुम ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में गए, जो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है वो तो तुम्हारे लिए उल्टी डायरेक्शन हो गई। अब जब तुम उल्टी डायरेक्शन में जाओगे दैट विल बी नेगेटिव। सेम लॉजिक वर्क करता है हमारा y और प्लस y और माइनस y के साथ। अब एक इंटरेस्टिंग केस, अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर हो उस केस में क्या होगा? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 4,0 का। देखो बाय कन्वेंशन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो उसके बाद लिखा जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट write x coordinate, then separate with comma and then you have to write y coordinate. अब अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली x एक्सिस पर है जैसे 4,0 तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता। दिस विल लाई ऑन द x एक्सिस, ठीक है? और ऐसे अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट 0,3 की तो ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, दिस विल लाई ऑन द y एक्सिस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज रिप्रेजेंटिंग फिजिकल पोजिशंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास एक 2D प्लेन होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इमेजिन करो मेरे पास एक पार्टिकल है जिसको मैंने नेम दे दिया P। अब फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह सोचना है ना कि किसी मैथ के स्टूडेंट की तरह। तो ये पार्टिकल जो है, मान लो ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ये किसी फ्लैट सरफेस पे है, ठीक है? हमें इसका पोजीशन डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या करेंगे? मान लो जो मेरा P है ये है 5,3 पे, पर मतलब ये ओरिजिन से 5 यूनिट्स प्लस डायरेक्शन में गया है, ठीक है? और ये 3 यूनिट्स ऊपर गया है। क्यों ये यूजफुल है फिजिक्स में? अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि फिजिक्स में ये यूजफुल क्यों है। देखो सबसे पहली चीज तो मेरे पास ये जो वैल्यू है दिस इज एन एग्जैक्ट वैल्यू। ये कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है कि हाँ 5,3 का मतलब एग्जैक्टली 5 मीटर राइट एंड 3 का मतलब कि ये एग्जैक्टली 3 मीटर अप है। सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू दैट आई एम गेटिंग एंड सेकेंडली दिस इज कैलकुलेबल। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से मैं डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स कुछ भी निकाल सकती हूँ। और तीसरी चीज ये कि ये यूनिवर्सल है, कोई भी साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड सेम पॉइंट समझेगा इससे। ये नहीं कि इंडिया में ये कुछ और है, यूएस में ये कुछ और है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि ये 2 पॉइंट्स मैं इनको कंसिडर क्यों कर रही हूँ, व्हाई आर दे वैलिड। अब अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ मूव करे, मतलब अगर वो पहले 2,3 पर है और फिर वो 5,7 पर चला गया, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज से क्या फिजिकल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं? अब कोऑर्डिनेट चेंज से हम लोग निकाल सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया उसका, फिर मैं निकाल सकती हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया, फिर मैं निकाल सकती हूँ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है मेरे पास और अगर मुझे उसका मास पता है तो F इज इक्वल टू एम ए यूज करके मैं उसका फोर्स भी निकाल सकती हूँ। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी भी पार्टिकल के, तो उससे मैं बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ। अब ये जो मैंने डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करूंगी, जो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगी, वो एक्चुअली मैं करूंगी कैसे? सोचो।
मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ए और बी, ठीक है। अब ए के मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ मैं 4,6। मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि मुझे इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। अब सबसे पहले तो ए और बी को ज्वाइन करो, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डायग्राम है वो नीट बने और आपको समझ आसानी से आ जाए, ठीक है। सो दिस इज माई पॉइंट ए विच इज 1,2 और यहीं से देयर इज अ पॉइंट बी विच इज 4,6, ठीक है। अब मैं, आपने देखो फॉर्मूला तो ऑलरेडी अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। हम फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पहले हम सोचते हैं कि ये आया कैसे। तो मैं क्या करूंगी, बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ए को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पर एक थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कौन सी थ्योरम का? देखो, एक राइट एंगल है मेरे पास, है ना, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इसका ए बी डिस्टेंस, विच मीन्स मुझे इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए। ये हाइपोटेन्यूज ही हो गया। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत आराम से यूज कर सकती हूँ। यस, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकती है, पर उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि ये जो मेरा पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर मैं इसको एक कार्टेशियन सिस्टम में उठा के रख दूं, तो ये तो हो गई मेरी ओरिजिन, और यहां से लेके यहां तक जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 4, और यहां से लेके यहां तक मेरा एक्स कोऑर्डिनेट इज 1। यही बात कर लेते हैं y कोऑर्डिनेट्स की। द टोटल y कोऑर्डिनेट इज 6 और इतना सा जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2। अब ये देखो, मुझे इसमें से डिस्टेंस कौन सा चाहिए, इसमें से मुझे चाहिए जो मेरा ये वाला डिस्टेंस है। तो अगर मैं 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो क्या मेरे पास ये AC डिस्टेंस आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। मतलब 4 यानी कि सेकंड पॉइंट का जो मेरा x कोऑर्डिनेट है उसमें से मैं फर्स्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन आई विल गेट द डिस्टेंस। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ C will be equal to x coordinate of B minus x coordinate of A. Now what is the x coordinate of B? This is 4. So 4 minus x coordinate of A is 1 minus 1. तो मेरे पास C का x कोऑर्डिनेट आ गया which is 3. अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू विल बी इक्वल टू B का y कोऑर्डिनेट which is 6 और माइनस A का कोऑर्डिनेट which is 2. तो ये मेरे पास आ गया 4. अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स तो आ गए हैं, अब मुझे लगानी है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास 3 और ये जो डिस्टेंस है ये आ गई मेरे पास 4. नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस. This distance will be equal to root of 3 का square plus 4 का square which is equal to root of 9 plus 16 that is equal to root 25 which is equal to 5 units. अब आपको समझ आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम की क्या ब्यूटी है। उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया अब मेरे पास। अब अगर मैं कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लूं P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, ठीक है, एंड मैं ऐसे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूं P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और मुझे चाहिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो,
जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब जो मेरे पास बेस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, और जो मेरे पास परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। ये बात समझ में आ गई? यही अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है d स्क्वायर, देन दैट विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। Now, if I take the root of this, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आ रही है। एंड आई होप ये आपको ये देखा देखा लग रहा होगा, क्योंकि ये वही फॉर्मूला है जो आपने अपनी 10th क्लास में स्टडी किया होगा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर क्यों आता है, सिर्फ हम x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का यूज क्यों नहीं करते? देखो इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसमें स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है, स्क्वायर्स थ्योरम से ही आता है। और दूसरा, अगर स्क्वायर ना करें तो नेगेटिव वैल्यूज हमें प्रॉब्लम देती हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक डिस्टेंस आ गया -3 और दूसरा मेरे पास डिस्टेंस आ गया -4, तो अगर मैं इसको रूट में लिख दूंगी, दिस विल बी इक्वल टू -7 विच कैन बी रिटन एज 7 आयोटा। अब ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, दिस इज इमेजिनरी। ये आप लोग पढ़ोगे अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ये 11th क्लास का टॉपिक है। और कॉमन मिस्टेक्स ये है कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, वो x1 माइनस x2 एंड x2 माइनस x1 के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो द थिंग इज कि ये दोनों ही सेम है, क्योंकि देखो अगर एक में नेगेटिव साइन आएगा मेरे पास, तो वो नेगेटिव साइन स्क्वायर और कैंसिल कर देगा अपने आप ही, तो इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब फिजिक्स में डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के काम आता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल है x1 y1 से गया कहाँ से कहाँ तक, x2 y2 तक, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डायरेक्टली हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसमें यही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज डिस्कवरिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,10। अब मुझे ये जानना है कि इस लाइन का एग्जैक्ट जो सेंटर है, जो मिड पॉइंट है, वो होगा कहाँ पे। सेंटर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब मैं इसमें अगर आपको एक हिंट दूं कि अगर एक एंड x इज इक्वल टू 2 पे है ना, दूसरा एंड x इज इक्वल टू 8 पर है, तो x का सेंटर फिर कहां पर होगा, ये सोचना है हमें। नंबर लाइन, अगर हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, so this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, 7 and 8। अब नंबर लाइन पे इस 2 और 8 के एग्जैक्ट बीच में देखो 5 आ रहा है, इधर भी दो नंबर है, इधर भी दो नंबर है। तो सेंटर अगर मैं देखूं तो एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर निकालने के लिए मुझे इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेना पड़ेगा, है ना। एवरेज से मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ये y के लिए भी सेम ही होगा, यही वाली चीज मैं y के लिए परफॉर्म कर सकती हूँ। 4 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 7। तो जब भी मिड पॉइंट निकालना है, क्या करना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेना है। अब इसी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मिड पॉइंट इज ऑफ point A x1 y1 and x2 A B x2 y2। उस केस में जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2।
इसमें स्टूडेंट्स को देखो मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि उन्हें लगता है मिड पॉइंट हमेशा ओरिजिन पे ही आएगा। ये जरूरी नहीं है। मिड पॉइंट तब ओरिजिन होता है जब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से सिमेट्रिकली ऑपोजिट हो। मतलब अगर मैं एक कोऑर्डिनेट ले लूं 3,5 और दूसरा कोऑर्डिनेट में ले लूं -3,-5, इस केस में जो मेरा मिड पॉइंट है वो ओरिजिन होगा, पर हर एक केस में ये नहीं होता ओरिजिन। अब हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को। अगर मेरे पास ए पॉइंट है -4,6 एंड मेरे पास बी पॉइंट है 10,-2, तो मुझे निकालना है फाइंड मिड पॉइंट। यहां पर जो मेरा मिड पॉइंट होगा वो होगा कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो -4 + 10/2, 6 - 2/2, which is 6/2, 4/2। यहाँ पर आ जाएगा 3,2। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी 3,2। आई होप आपको ये समझ आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला तो देखो आपने पहले ही अपनी 10th क्लास में स्टडी करके रखा हुआ है। अब फिजिक्स में ये मिड पॉइंट यूज कहाँ होता है? एक चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ये मिड पॉइंट वहां यूज होगा। सेंटर ऑफ मास की एक बहुत ही बेसिक अप्रोक्सीमेशन में जब दो इक्वल मासेस के बीच का सेंटर ऑफ मास उनका मिड पॉइंट होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। उसके अंदर एक टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, वहां पर आपको वैल्यू पता लगेगी ये मिड पॉइंट फॉर्मूला की। तो अब हम दोनों फॉर्मूलाज एक जगह लिख लेते हैं जो हमने अपने सेकेंड पार्ट में स्टडी किए। डिस्टेंस फॉर्मूला that is equal to root of x1 minus x2 का स्क्वायर plus y1 minus y2 का स्क्वायर। If A point is x1, y1 and B point is x2, y2। और अगर मैं बात करूं मिड पॉइंट की, that will be equal to x1 plus x2/2, y1 plus y2/2। तो ये हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ तक बिल्कुल ही बेसिक कोऑर्डिनेट थी जो आपको आई होप समझ आ गई होगी, और इसमें हमने एक दो एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करके देख ली है। ठीक है, बाकी की अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी अगर हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो हम मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ देख सकते हैं, बट इनका एज सच हमें इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हम लगाएंगे तब जब हम इनकी फिजिकल एप्लीकेशंस को स्टडी कर रहे होंगे, तब तो डेफिनेटली हमारे क्वेश्चंस लग ही जाएंगे। और यहाँ पर हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि मैथ्स को फिजिक्स में कहाँ यूज करना है। तो बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी काइनेमेटिक्स, ये जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, मोशन इन अ प्लेन हो गया, फोर्स, न्यूटन्स लॉ एंड एवरीथिंग, इनमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इस चीज की टेंशन ना ही लो कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। अभी बस ये समझो कि मैथ्स का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज होगा और वो कहाँ कहाँ यूज होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब, विच इज अंडरस्टैंडिंग स्लोप। अब ये स्लोप तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं 3 रोड्स बनाऊं, इमेजिन कुछ ऐसे ही, अब कुछ सेकंड के लिए ना मैथ्स को भूल जाओ। अब हम यूज करते हैं इसमें फिजिक्स का। देखो, ये हो गई मेरी फर्स्ट रोड, ये हो गई मेरी सेकंड रोड, और ये हो गई मेरी थर्ड रोड। दिस इज माय रोड 1, दिस इज माय रोड 2 एंड दिस इज माय रोड 3। अब एक साइक्लिस्ट इन रोड्स पर साइकिल कर रहा है, तो कौन सी रोड पे उसे सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी? इस वाली रोड पे, है ना? क्योंकि ये वाली रोड तो देखो नीचे जा रही है,
और इस पे भी उसे इतनी मेहनत नहीं लगेगी, हमारा साइक्लिस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, जो उसे सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी वो लगेगी रोड 2 पे। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि देखो मेरा जो रोड 2 है दिस इज मोर स्टीप इन कंपैरिजन टू रोड 1 एंड रोड 3। ठीक है, तो किसी भी इंक्लाइन की स्टीपनेस मेजर करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए और उस नंबर को हम लोग बोलते हैं स्लोप। measure of steepness is equal to slope। अब अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐसे कहीं रन कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा रन, एंड ये पॉइंट होगा कि मैं कितना राइज की हूँ वहां से, मतलब हॉरिजॉन्टली कोई पॉइंट कितना जा रहा है आगे या पीछे, उसको हम लोग बोलते हैं रन। और वर्टिकली वो कितना गया है उसको हम लोग बोलते हैं राइज। और स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं एम के साथ। अब ये एम है, ये जो नंबर है जो मुझे बताएगा कितनी स्टीपनेस है या क्या है, दैट इज स्लोप। अब हिस्टोरिकल कन्वेंशन में क्या था कि फ्रेंच वर्ड होता है हमारे पास एक मॉन्टर, जिसका मतलब होता है क्लाइंब करना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने उस मॉन्टर से अपनी स्लोप को एम से डिनोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि स्लोप m इज इक्वल टू राइज बाय रन। नाउ व्हाट इज राइज? अगर मैं अपने इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो राइज विल बी कि वो y एक्सिस में कितना चला है, एंड रन विल बी कि वो x एक्सिस में कितना चला है। तो यहाँ देखो राइज विल बी द चेंज इन द y कोऑर्डिनेट एंड रन विल बी द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। मतलब अगर मैं y2 माइनस y1 कर दूं और नीचे कर दूं x2 माइनस x1, तो मेरे पास जो स्लोप है उसकी वैल्यू तो आ ही जाएगी ना। ये बात समझ में आई। अब स्लोप फाइंड करने का हमारे पास वैसे तो एक और तरीका होता है, पर अभी हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप अभी के लिए यही याद रखो, दिस इज इक्वल टू राइज बाय रन, विच मीन्स डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स divided by difference in x coordinates। ये जो स्लोप्स है मेरे पास, इन ये भी 4 टाइप्स की होती हैं। क्या आप गैस लगा सकते हो ये 4 टाइप्स की स्लोप्स कौन कौन सी होंगी? अगर थोड़ा सा भी दिमाग में कुछ आ रहा है तो उसे अपनी नोटबुक में लिखो। ओके, तो आपने सोच ही लिया होगा। देखो जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्लोप होती है दैट इज नोन एज पॉजिटिव स्लोप। सेकेंड स्लोप इज नेगेटिव स्लोप। थर्ड इज जीरो स्लोप एंड फोर्थ इज अनडिफाइंड स्लोप। अब देखो स्लोप का मतलब यही है कि स्टीपनेस कितनी है, ढलान कितनी है किसी भी ग्राफ में, या जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं हम उसी को स्लोप बोलते हैं ना। अगर मैं ऐसे माउंटेन की बात करूं तो ये क्या होगा, ये हो गई मेरी माउंटेन की स्लोप। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ ध्यान में रखना है और कुछ ज्यादा नहीं सोचना। अगर मैं यहाँ हर एक का एक कार्टेशियन ग्राफ बनाऊं तो अब हम ध्यान से देखते हैं। तो पॉजिटिव स्लोप में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जो मेरी स्लोप है वो ऊपर जाती है, मतलब जो मेरा ग्राफ है वो ऊपर जा रहा होता है। और जैसे मेरा x इंक्रीज करता है वैसे ही मेरा y जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब नेगेटिव स्लोप में क्या होता है कि जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी मेरा जो ग्राफ है वो डाउन जाएगा।
कैसे देखते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, अब जरूरी नहीं है मेरी हर एक लाइन ओरिजिन से क्रॉस होके जाए, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरा जो ग्राफ है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है ना। और जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है, जो मेरा y है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज माय नेगेटिव स्लोप। अब जीरो स्लोप मतलब जिसमें कोई ढलान ही ना हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जब भी मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, उसकी जो स्लोप होगी दैट विल बी जीरो। क्योंकि जैसे जैसे देखो मेरा x बढ़ रहा है, जो मेरा y है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। अब y कांस्टेंट है तो मतलब स्लोप जीरो है। क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूला को ध्यान से देखूं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डेफिनेशन वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, वहां जब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल और वन क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो y है वो किस रेट में चेंज कर रहा है इन कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू आर x, दैट इज व्हाट स्लोप इज। तो यहाँ y तो चेंज ही नहीं कर रहा, अगर y चेंज नहीं कर रहा, उसका y कांस्टेंट, y कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है, वो हमेशा जीरो ही आता रहेगा, तो ये हो जाएगी जीरो स्लोप। अगर मैं बात करूं इसकी अनडिफाइंड वाले केस की, तो इस केस में जो मेरा x है वो कांस्टेंट रहेगा और जो y है दैट कीप्स ऑन ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिपेंड कि हाँ मेरी लाइन कैसे बन रही है। तो जब x कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड। तो इसीलिए ये मेरे पास आती है अनडिफाइंड स्लोप। अब मुझे लगता है आपको ये चारों की चारों स्लोप्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है जस्ट फील फ्री टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या दो अलग अलग लाइंस की जो स्लोप है वो सेम हो सकती है? हाँ यार बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं मतलब वो एक सेम एंगल में है। अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ही लूं, एक एक्सिस, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन को ले लो ए और इस लाइन को ले लो बी, इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2। अब ये दोनों एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही हैं वो भी तो मैटर करता है ना। अगर मैं देखूंगी तो इनकी जो स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2, मतलब कि जो मेरी स्लोप होगी वो सेम होगी। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने ये जो स्लोप की डेरिवेशन की है विच इज इक्वल टू y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम निकाल क्या रहे हैं, दिस इज माय y1 माइनस y2 है ना, एंड दिस इज माय x2 माइनस x1 एंड दिस विल बी माय y2 माइनस y1। मैं एक तरह से अगर पाइथागोरस थ्योरम को दोबारा से देखूं, सो ये तो मेरा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में भी स्टडीड दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से मेरे पास एक और जनरलाइजेशन आई दैट m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये है मेरी स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to rate of change of x. Now let us move to the next topic which is physics connection of स्लोप। अब मैं जैसे हर एक टॉपिक में आपको बताती ही हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं उसे, उसका फिजिक्स में क्या यूज है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगी। अब एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। एस टी ग्राफ बनाया मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन।
अब यहाँ फिजिक्स आती है और ये एक मोमेंट है ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्लोप सिर्फ मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्लोप एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो रिमेंबर दैट स्लोप इज इक्वल टू अ फिजिकल क्वांटिटी। स्लोप इज इक्वल टू अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर मैं अपना एसटी ग्राफ बनाऊं बहुत अच्छे से, दैट गोज फ्रॉम 0,0 टू 5,10। ये एक्सेस होगी मेरी टाइम की और ये होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट की। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक्स एक्सिस पे भी ऑलवेज टेक द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। तो अब अगर मुझे जानना हो इस लाइन की स्लोप क्या है, उस केस में आई विल राइट स्लोप इज इक्वल टू एम विच इज इक्वल टू राइज बाय रन। अब राइज कितना है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 is 10 minus 0 and x2 will be 5 minus 0, so this will be 10 by 2 which is equal to 2। अब मैंने इसकी स्लोप तो फाइंड आउट कर ली, पर एसटी ग्राफ की जो स्लोप है वो मुझे देती है वेलोसिटी। तो यहाँ पर टेक्निकली मैंने कैलकुलेट करा है वेलोसिटी को। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्राफ मुझे वेलोसिटी दे रही है तो फिर वेलोसिटी टाइम की ग्राफ मुझे क्या देगी, जो स्लोप होगी वो क्या देगी, ये हम पढ़ेंगे आगे काइनेमेटिक्स में। देखो एसटी ग्राफ की स्लोप गिव्स यू वेलोसिटी, ऐसे ही वीटी ग्राफ विच इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको एक टाइप ऑफ स्लोप बताई थी विच इज नेगेटिव स्लोप। उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप दे रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि जो मेरा पार्टिकल है वो वापस जा रहा है ओरिजिन की तरफ। कहा, ओरिजिन की तरफ। अब एक बात अपने दिमाग में बिठा लो हमेशा के लिए, दैट साइंस विल कैरी फिजिकल मीनिंग। हमेशा के लिए साइंस आर गोइंग टू कैरी फिजिकल मीनिंग। अब जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे अपनी, उसमें हम देखेंगे साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी के लिए मैं जितना बता रही हूँ बस उतना समझ लो, फॉर्मूले अच्छे से देख लो, आए कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, बस ये अच्छे से ध्यान रख लो इस चीज का। और अभी के लिए कुछ नहीं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने देखो सिर्फ पॉइंट्स के बारे में सोचा, अब एक बड़ा सवाल, क्या हम एक पूरी लाइन को एक इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं देखो एक लाइन पे, हर एक पॉइंट एक ऑर्डर पेयर होता है, तो क्या एक इक्वेशन हो सकती है जो हर इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे। एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, और हाँ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये होता है हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइडिया जिससे हम बना सकते हैं अपनी इक्वेशन किसी भी स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन बना के ही देख लेते हैं। अगर मैं एक ऐसी लाइन बना लू, ठीक है, दिस इज द पॉइंट 1 ऑन द वाई एक्सिस, ये एक्स है, इस लाइन की अगर मैं स्लोप ले लू 2, और मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट 0,1, अगला पॉइंट मैं ले लेती हूँ 1,3, ठीक है,
और उससे अगला पॉइंट मैं ले लेती हूँ 2,5। ये आ गया मेरा तीसरा पॉइंट। अब मैं इसका बनाती हूँ एक टेबल। उस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। 0 है तो 1, 1 पे आई गेट 3, 2 पे मेरे साथ 5 आया एंड 3 का 7 होगा। अब जनरल डेरिवेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक लाइन है जिसकी स्लोप मेरे पास m है, ठीक है, और y इंटरसेप्ट है कुछ c। तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेगा उसको हम कैसे दिखाएंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्लोप, from point 0 to c to any point x, y, अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूं दैट विल बी इक्वल टू y माइनस सी अपॉन x। m is equal to y minus c by x, mx is equal to y minus c and y will be equal to mx plus c। तो ये मेरे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको स्लोप का मतलब तो बहुत अच्छे से समझ आ गया ना। व्हाट इज दिस सी? दिस सी इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। मतलब ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काट के जा रही है? वाई एक्सिस को कहाँ काटा? दिस इज माई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c का फिजिकल मीनिंग होता है। कैसे होता है देखते हैं। अगर मैं अपना ग्राफ ले लूं, एस टी ग्राफ, तो अगर ये कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, स्लोप का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। बट इस y इंटरसेप्ट का क्या काम है? y इंटरसेप्ट का काम ये है, ये मुझे बता रहा है उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियली मेरा पॉइंट कहाँ होगा। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, हेयर स्लोप गिव्स मी वेलोसिटी and the intercept on y-axis is going to give me the initial displacement. अब इसी को ज्यादा समझने के लिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन मैं लिखूंगी। आई वांट कि आप उसके बाद वीडियो को पॉज करें और इसको खुद ट्राई करें। इफ इट्स गिवन द स्लोप ऑफ एनी लाइन इज 3 और एक पॉइंट है 0,2, ये पास हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। सबसे पहली चीज, फाइंड द इक्वेशन। ओके, second cheese is check whether 2,4 lies on the line. अब फर्स्ट पार्ट को, अब सबसे पहले तो बात सुनो, वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। आई होप आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व किया होगा। तो अभी अगर मैं सबसे पहले एक ग्राफ लूं, क्योंकि अभी भी स्टार्टिंग में ही जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं लिख सकते ना, तब तो हमें थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा कि ये कैसे आया। यहाँ पर है मेरा ओरिजिन और पॉइंट ए कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है 0,2 पे। अगर मेरा पॉइंट ए यहाँ लाई कर रहा है मतलब उसने मुझे इनडायरेक्टली इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है। अब मेरे पास एम की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2। तो अब मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आराम से इसकी इक्वेशन निकाल सकती हूँ। यस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बड़े आराम से इक्वेशन निकल जाएगी। y इज इक्वल टू mx प्लस y एज इट इज, m विल बी 3x प्लस 2। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स का होना तो जरूरी है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर लिया ए पार्ट। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, जहां मुझे ये चेक करना है कि 2,4 इस लाइन पे लाई करेगा। इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू 3x
y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। y में 4 की वैल्यू पुट करो, जो y कोऑर्डिनेट दिया है उसको यहाँ पुट कर दो। 3 into 2 plus 2, 4 is equal to 8. This is not possible. So point does not lie on line. Point does not lie on line. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते then I would have said that my point lies on the line. अब इसका देखो, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपनी कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं ना, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब वो कोऑर्डिनेट एक्सेस फिजिक्स में कहाँ काम आती है? वो फिजिक्स में काम आती है मेरे इन ग्राफ्स में। ये जो मेरे पास बनते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें अगर मैं कुछ सिनेरियोज कंसीडर करूं, ये है मेरा एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मींस पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा मैं ले लेती हूँ एक कुछ ऐसी लाइन, ठीक है, एंड एक हम लेते हैं कुछ ऐसी लाइन, एंड थर्ड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मैं इसकी बात करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर मैं देखूं तो मेरा जो टाइम है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, पर जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहली बात तो स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ही नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं अपनी इस लाइन की, लाइन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट लाइन नंबर 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसकी ठीक ठाक अच्छी खासी स्लोप है, और इसकी जो स्लोप होगी सबसे पहले वो तो देगी मुझे वेलोसिटी, और मुझे देखने से पता लग रहा है इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। थर्ड की बात करें तो ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा स्टीप नहीं है क्या? अगर मैं देखूं, थर्ड लाइन इज वेरी इज स्टीपर in comparison to second line. So over here I can say कि third line की जो slope है that will be positive. Now if my slope is positive, ये बात तो समझ आ गई, पर स्टीपनेस इंक्रीज होने की वजह से जो उसकी स्लोप होगी वो इंक्रीज होगी। अब एक्सटी ग्राफ की स्लोप इंक्रीज हुई मतलब कि मेरे पास जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ये बात समझ आई? दिस इज द फिजिकल इन्फरेंस ऑफ दीज ग्राफ्स। अब अगर मैं बात करूं अपनी चौथी लाइन की, जो लाइन कुछ ऐसी है, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसी लाइन है। द फोर्थ लाइन इज सच अ लाइन वेयर माय स्लोप इज नेगेटिव। नाउ स्लोप इज नेगेटिव मतलब कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी। If velocity is negative, which means particle is returning to origin, to its initial position. बात समझ में आ रही है? तो अब एक एक्सटी ग्राफ पर देखो दो स्ट्रेट लाइंस है, एक का स्लोप अगर ज्यादा है और एक का कम, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो मुझे ये बताओ कौन सा पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट पर पहुंचेगा? पहले कौन सा पहुंचेगा? अब जिस लाइन का मेरे पास स्लोप ज्यादा होगा ना,
उसी पार्टिकल की क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो किसी भी डिजायर्ड पॉइंट पे वो पहले पहुंचेगा। अब ये तो होगी एक टाइप के ग्राफ की बात। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप के ग्राफ की, विच इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Let us draw a clean VT graph. इसमें भी हम काफी सारे केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये, सेकेंड केस विल बी दिस वन, और थर्ड केस विल बी मेरे पास ये वाला। एक एक करके देखते हैं इन सबसे क्या इन्फरेंस निकलती है। द फर्स्ट वन इज, जहां पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। अब ये वेलोसिटी जैसी टर्म्स आपने पहले नहीं सुनी होंगी, ये सब हम काइनेमेटिक्स जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर स्लोप जीरो है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। नाउ इफ माई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, मतलब कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हम पढ़ेंगे सब कुछ आने वाले चैप्टर में, पर अभी के लिए सिर्फ ग्राफ समझो और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्लोप जीरो आ जाएगी। सेकेंड केस की बात करें अगर हम, तो सेकेंड केस में वी आर गेटिंग एन अपवर्ड लाइन। उस अपवर्ड लाइन में देखो जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। मतलब मेरी जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन को अगर मैं ध्यान से देखूं, वहां पर मेरे पास नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब जो वेलोसिटी है दैट इज डिक्रीजिंग। अब एक क्वेश्चन, एक वीटी ग्राफ पर अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसका स्लोप नेगेटिव है लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका क्या मतलब होगा फिजिकली। आई रिपीट, वीटी ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसका स्लोप नेगेटिव है लेकिन लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल आगे जा रहा है। स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से ये इन्फरेंस निकला कि पार्टिकल आगे जा रहा है लेकिन आगे जाता जाता स्लो हो रहा है। ये केस है हमारे पास रिटार्डेशन का। अब रिटार्डेशन का केस तो है, पर यहाँ से एक बात याद रख लेना कि नेगेटिव स्लोप का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल वापस आ रहा है। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, ये मान लो मेरा कोई ए वेक्टर है, दिस इज माय बी वेक्टर, दिस इज माय सी वेक्टर, एंड दिस इज माय डी वेक्टर। और अब एक फिजिक्स का एप्लीकेशन जो शायद सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, विच इज़ वेक्टर्स। तो वेक्टर का एक पूरा अलग लेक्चर जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम उसका कनेक्शन बिल्ड करके उसको समझते हैं, ठीक है। अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ, ये ए वेक्टर है जो मेरा, ये 0,0 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग टिल 4,3। तो ये वेक्टर ओरिजिन से 0,0 से पॉइंट कर रहा है 4,3 तक। अब एरो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो इट मीन्स ए वेक्टर
4,3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। अब आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये वेक्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 16 प्लस 9, ये हमारे पास आ जाएगा 5। बाकी वेक्टर्स को तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो वेक्टर्स पे और डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मेरा वेक्टर्स को डिस्कस करने का पॉइंट यही था दैट हाउ डू वी यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओवर देयर। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ हो रही है क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं, फिर हम पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। Now there are some common mistakes which students make. Let me tell you. सबसे पहली मिस्टेक तो ये है which is swapping x and y. अगर मैं पॉइंट लूँ 3,5, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5,3। मैनी स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड इट लाइक दिस विच इज़ रॉन्ग, और ये जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हमारे मिस्टेक करवा देता है और हमें -1 मिल जाता है। सेकेंड इज रॉन्ग साइन इन डायरेक्शन फॉर्मूला। अब रॉन्ग साइन कैसे, हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला में वी यूज x1 x2 माइनस x1, पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ x1 प्लस कर देते हैं। दिस इज द एंड, सो दिस इज द एंड। यहाँ पर अगर हमने प्लस यूज कर दिया तो मेरा जो आंसर होगा वो गलत आएगा। थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि मिड पॉइंट में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट लेना, ओनली वन कोऑर्डिनेट इन मिड पॉइंट। याद रखो कि मिड पॉइंट में हमेशा 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे मेरे पास। ठीक है, फोर्थ मिस्टेक इज कि स्लोप में राइज बाय रन की जगह रन बाय राइज ले लेना, दिस इज रॉन्ग। फिफ्थ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज वर्टिकल लाइन की स्लोप 0 लेना और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है उसको अनडिफाइंड लेना। मैंने ग्राफ से बहुत अच्छा समझा दिया है कि वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होगी दैट विल बी अनडिफाइंड और इसकी 0 होगी, तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखो, जेई और नीट के लिए हम लोग काफ़ी अपना वो कुछ आपको टिप्स देती हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला और पाइथागोरस थ्योरम एक ही चीज़ है, ठीक है। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ जाए तो आपको इन्हें रिकॉग्नाइज करना है सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, स्लोप एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी को ग्राफ से फाइंड करना है ना, एक्सटी ग्राफ से, तो उसकी स्लोप निकालने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो पैरेलल लाइंस है उनका टैन थीटा सेम हो जाता है। टैन थीटा सेम हो जाएगा मतलब थीटा सेम है, थीटा सेम मतलब जो मेरी स्लोप है वो सेम होगी। एंड y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो फिजिक्स इक्वेशन से मैच हमें कराना आना चाहिए। ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। तो हमें दो इक्वेशंस को कंपेयर करना बहुत अच्छे से आता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के लास्ट सेगमेंट की, विच इज आज क्या सीखा। देखो, सबसे पहले वी लर्नड अबाउट कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में वी सॉ ओरिजिन, एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स। फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना। कोऑर्डिनेट्स कोई भी पॉइंट्स दैट लाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड ये these give us the location of any point in our 2D plane. Then we learnt about distance formula and midpoint formula. फिर हमने पढ़ा स्लोप के बारे में। स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन,
and slope is also equal to rate of change of y with respect to x. Then we studied about the intercept form of a line, y is equal to mx plus c. फिर हमने motion graphs देखे which laid the foundation of our kinematics, जो हमारा next chapter होने वाला है. अब चलते चलते एक बात और सोचते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्क्राइब की, ठीक है, फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब किए, आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम डिस्क्राइब किया, इन्होंने सब कुछ किया कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, इक्वेशंस की हेल्प से और ग्राफ्स की हेल्प से. तो जब हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं ना, इक्वेशंस यूज़ करते हैं, तब हम प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, और प्रेडिक्ट करना यही रियल फिजिक्स है. याद रखो, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना इज द रियल फिजिक्स, एंड आज के लेक्चर में हमने वही किया. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू गाइज enjoyed it, and if you have any doubts, feel free to leave it in the comment section. Till then, take care. Bye bye.